ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब मंगलमय घटनाओं को देखने वाले अर्थात साक्षी रहें, और कभी किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। इसी मूल मंत्र के साथ मैं जीवन मूल्यों से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। और ये जीवन मूल्य जिस पृष्ठभूमि में तैयार किए गए हैं, वो पृष्ठभूमि सबसे पहले बताना चाहूंगा। पृष्ठभूमि ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह सुखी रहे। वह चाहता है कि उसके जीवन में सुखी आए, उसका घर परिवार इन सब में प्रसन्नता का माहौल रहे, संपन्नता आए, उसके हर काम आसानी से होते चले जाएं, उसके हर काम के लिए आवश्यक संसाधन जुटते चले जाएं, उसके जीवन में कभी दुख आए ही नहीं और परेशानियां आए नहीं, उसकी प्रगति में कोई बाधाएं नहीं आए, लोग उसके कामों में रोड़ा न अटकाएं, उसके पास संसाधनों की कमी न रहे। ऐसा मोटा मोटा आदमी का एक भाव रहता है और हर आदमी ऐसा सोचता है। मेरा यह मानना है कि ये सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। आप जो चाहोगे वो सब होगा, किंतु ये सब चीजें भाग्य के भरोसे नहीं हो सकती है। जैसा कि कहा भी गया है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ इस संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसको ये नहीं मिल सकते। उसी तरह इन सबको ले प्राप्त करने के लिए सुख सुख शांति समृद्धि संपन्नता आए और दुख नहीं आए, इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इसके लिए पात्र है, वो इसका सुपात्र है। और जब उसमें ये चीजें आ जाएगी, पात्रता हासिल होने लग जाएगी, तो ये सारी चीजें, ये सारी परिस्थितियां उसके सामने नतमस्तक होगी। अब सुपात्र बनने के लिए या इन सबको प्राप्त करने के लिए अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए अनुभव जो है वो जीवन में सबसे बड़ी चीज है। अनुभव से ही हमें ये सारी चीजें समझ में आएगी कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आए, दुख कैसे नहीं आए, मेरे काम कैसे होते चले जाएं, लोग मेरे कामों में कैसे सहयोग करें। इन सब के लिए अनुभव एक बहुत बड़ा टूल है। अब अनुभव कैसे अर्जित किया जाए, इसके दो तरीके हैं। या तो मैं स्वयं ही अनुभव अर्जित करने के लिए प्रयोगशाला में जाऊं और हर चीज पर प्रयोग करूं, और प्रयोग करने के बाद फिर उस अनुभव को अर्जित करूं। पर ऐसा करने में तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हर चीज के लिए प्रयोगशाला में जाना और टेस्ट करना ये बड़ा लंबे समय वाली बात होगी। उदाहरण के लिए हम लोग 56 भोग को जानते हैं। अब 56 भोग में जो 56 चीजें शामिल होती है, इनका टेस्ट यदि मुझे जानना है, तो टेस्ट को जानने के लिए इन 56 चीजों का स्वाद मेरे को लेना पड़ेगा। और यदि मैं 56 चीजों का स्वाद लेके चखूंगा और फिर ये निष्कर्ष निकालूंगा कि अमुक चीज अच्छी है, अमुक चीज खराब है, और अमुक चीज मुझे
लेना चाहिए। तो 56 चीजें का टेस्ट लेते लेते मेरा पेट भर जाएगा, और उसके बाद तो मेरे पास पेट में जगह ही नहीं होगी। तो जब जगह ही नहीं होगी तो मैं उन चीजों का आनंद ही नहीं ले पाऊंगा। यही बात जीवन के साथ है। यदि मैं हर चीज को प्रयोगशाला में जाऊं और खुद अनुभव अर्जित करूं, समय साध्य चीज है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे के अनुभवों को लें और उन दूसरों के अनुभवों से सीख लें, और फिर अपने जीवन में जो है उनको उतारें। और जब हम ऐसा करेंगे, दूसरे के अनुभवों को लेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हमें जो है हमारा मार्ग आसान होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ जीवन मूल्य तैयार किए। इन जीवन मूल्य को तैयार करने की पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी है कि मेरी माता जी 95 वर्ष की उनकी उम्र है, और इस उम्र में वो खुद अपना काम करती है, खुद अपना नहाना, खुद अपना भोजन, खुद इधर से उधर मूवमेंट करना। ये 95 वर्ष की उम्र में वो खुद अपना जब काम करती थी और इतनी हिम्मत रखती थी, इतना साहस रखती थी, तो मुझे लगा कि सब कुछ संभव है। और इस उम्र में कभी कभी उनकी हैसियत, उनकी हिम्मत को मैं उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि जब कभी मेरे पास वो रहती थी और जब उनको लगता था मेरे पास सहज नहीं, तो वो मेरे से बोल देती थी कि मेरे को तो मेरे गांव छोड़ाओ। अब मेरा गांव भोपाल से 250 किलोमीटर दूर था, और जो वो घर था वो 25 साल से माता जी मेरे साथ थी, खंडहर हो चुका था। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि मेरे को मेरे घर छोड़ाओ। मैं जब उनसे कहता था कि वो तो खंडहर हो चुका, तो उनका जवाब था कि हम बना लेंगे उसको। मैं जब कहता था कि मेरे पास तो ड्राइवर नहीं है, आप कैसे वहां से जाओगे, तो बोलती थी कि बस में बैठ के चली जाऊंगी। और जब मैं कहता था कि वहां खाना बना के कौन खिलाएगा, तो 95 वर्ष की उम्र में वो कहती थी कि मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। तो ये जो साहस और ये हिम्मत थी, इसी साहस और हिम्मत से मैंने प्रेरणा लेकर के ये जीवन मूल्य तैयार किए। ये जो जीवन मूल्य मैंने तैयार किए, ये जीवन मूल्य 101 जीवन मूल्य है। इन 101 जीवन मूल्यों में दो प्रकार के जीवन मूल्य हैं, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। सकारात्मक जीवन मूल्य करीब 65 है। ये 65 जीवन मूल्य सकारात्मक ऐसे हैं कि इनको हम अमल में लाएं, इनको हम हमारी जीवन शैली में उतारें और इन पे हम अमल करें, तो हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। और नकारात्मक जीवन मूल्य करीब 36 है। ये नकारात्मक जीवन मूल्य ऐसे हैं कि इनको हम छोड़ें, इनको त्याग करें। उदाहरण के लिए नकारात्मक जीवन मूल्य कैसा है? क्रोध, घृणा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तो इनको त्यागें। और सकारात्मक कैसे? सत्य, समय पे रहना, मधुर संभाषण, क्षमा करना, ये चीजें जो है वो सकारात्मक है। तो ये दो टाइप के जीवन मूल्य मैंने तैयार किए। और मैं आपको एक संयोग है या कुछ, मैं उसको कह नहीं सकता पर बताना चाहूंगा कि ये जीवन मूल्य मैंने 24 नवंबर 2020 को तैयार किए, और ये पूर्ण जैसे हुए कि 25 नवंबर को नेक्स्ट डे मेरी माता जी का वो जो है प्रभु में मिलन हो गया, मतलब ठीक एक दिन बाद। तो अब ये उनका प्रेरणा थी या उनका मार्गदर्शन था या आशीर्वाद रहा कि मैं इनको तैयार करूं, और उसके बाद वो अपना काम उनका पूरा हुआ और वो चली गई। तो ये तो एक संयोग की बात है। अब मैं इन जीवन मूल्यों को आपके सामने एक एक जीवन मूल्य को रखना चाहूंगा। जीवन मूल्यों की संख्या 101 है। मैं आज के इस पाठ में जितने संभव होंगे उतने जीवन मूल्य आपके सामने रखूंगा, और फिर आखिरी में फिर मैं आपसे प्रश्नों के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके सामने सम्मुख रहूंगा। तो पहला जीवन मूल्य है सत्य। सत्य सबसे पहला जीवन मूल्य है। सत्यमेव जयते, कहते हैं ऐसा। सत्य की विजय होती है। सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य की विजय में विलंब हो सकता है, किंतु सत्य अवश्य ही जीतेगा। इसलिए आदमी को अपने जीवन में
सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों में हमें अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा का सहारा लेना चाहिए, जबकि परिस्थितियां ही ऐसी बन जाए कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, या किसी बड़े कल्याण के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाए। तो फिर यदि बड़ा कल्याण है, कोई वृहद कल्याण है, समाज की बात है, या उसके बिना असंभावी है, तो ही हम असत्य की तरफ बढ़े, अन्यथा हम सत्य के ही मार्ग को अपनाएं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए, कोई नुकसान हो जाए हमारे दैनिक जीवन में, घर में, बाहर, कार्यालय में, समाज में, और हम उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि आदमी को सत्य का पता नहीं चले। किंतु मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि यदि मैं सत्य बता ही दूं, सत्य स्वीकार कर लूं, तो निश्चित रूप से जब आप सत्य बता देंगे, गलती हो गई हमसे, कोई त्रुटि हो गई हमसे, कोई अपराध हो गया हमसे, और हम सत्य बता दें, तो सामने वाला संभव है कि आपके सत्य की सराहना करे और आपके सत्य की प्रशंसा करे, बजाय कि वो आपको बुरा कहे। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, क्योंकि वो मानेगा कि आप में इतनी हिम्मत है कि आपने सत्य को उद्घाटित कर दिया। दूसरी बात एक और है कि सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। हम सत्य को कितना ही छुपाएं, सत्य बात सामने आ जाती है। तो जब सत्य सामने आ ही जाता है, सत्य सामने आ ही जाएगा, और एक सत्य को, एक असत्य को मतलब छुपाने के लिए मैं 10 जो है झूठ बोलूं, फिर भी वो सामने आ जाएगा, तो फिर मेरे को सत्य ही बोल देना चाहिए। ऐसे झूठ का सहारा लेने से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज में धर्मराज का नाम लिया जाता है सत्य के लिए, सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। हम इतनी दूर क्यों जाएं, हम सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में, आपके सराउंडिंग में देखें, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो सत्य बोलते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं। जो सत्य बोल रहा है, आप कहेंगे अरे वो बड़ा सही आदमी है, वो बिल्कुल सत्य बात बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो जब समाज में सत्य को इस तरह से स्वीकार्यता मिली है, समाज में लोग खुद सत्य बोलने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, और सत्य को जो है लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर हमें सत्य ही बोलना चाहिए या सत्य की ही सहारा लेना चाहिए। ओशो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, उसको भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि दुखद से दुखद सत्य भी, माने दुखद से दुखद सत्य भी सुखद से सुखद असत्य से बेहतर है। वो ये कहना चाहते हैं कि सत्य चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी दुख देने वाला हो, लेकिन वो दुख देने वाला सत्य, वो चाहे असत्य कितना भी फायदा कर रहा हो, उस फायदेमंद से वो दुख देने वाला सत्य बेहतर है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला हमारा जीवन मूल्य है कि हम अपने जीवन में सत्य का सहारा लें, सत्य को अपनाएं। और एक बात और है कि आप देखिए, असत्य कितने दिन टिकेगा, असत्य सामने आ जाएगा, असत्य लड़खड़ा जाएगा, असत्य मर जाएगा, गिर जाएगा। तो जब असत्य को मर ही जाना है, असत्य हार ही जाएगा, तो फिर हम तो सत्य के साथ रहे, ऐसा सत्य जो अटल है, ऐसा सत्य जो अमर है। देवेश जी, मैं चित्र की तरफ आपको ले जाऊंगा कि आप थोड़ा चित्र बताएं और सब लोगों को इस चित्र से परिचित कराएं। देखिए, ये सत्य का एक अंतिम सत्य है, ये उसका एक चित्र है, और ये चीज ये कह रही है कि दुनिया में आप कितना ही झूठ बोले, कितना ही आपने सत्य को छिपाया, कुछ भी किया, किन्हीं चीजों के लिए कुछ किया, लेकिन अंतिम सत्य है कि सबको जाना है, ये परम सत्य है, और दशा
ये होना है, तो जब हम को अंतिम सत्य यही है, तो फिर हमें अपने जीवन में शुरू से ही सत्य का सहारा लेना है और सत्य का ही मार्ग अपनाना है। तो पहला हमारा जीवन मूल्य है। अब मैं आपको दूसरे जीवन मूल्य की ओर लेना ले जा रहा हूं। और दूसरा जीवन मूल्य है हमारा, वो है समय। साथियों, ये घड़ी का चित्र है और इस घड़ी में कांटे दिखाए गए हैं और ये अनवरत चल रहे हैं। तो दुनिया में समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय निकल गया वो वापस कभी नहीं आता है। जो आएगा वो तो आगे आने वाला भविष्य होगा और उसको आना ही है। लेकिन जो समय हमसे बीत गया वो लौट के कभी नहीं आ सकता। समय निश्चित है, साल में 365 दिन है। एक दिन में जो है वो 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में से एक भी मिनट कम नहीं है और एक भी मिनट ज्यादा नहीं है। समय सबके लिए बराबर है साथियों। किसी के लिए भी समय ज्यादा नहीं और किसी के लिए भी कम नहीं। बहुत सारे लोग जीवन में ये कहते हैं कि साहब मेरे पास समय नहीं है, क्या करूं, समय कम पड़ता है, मेरे पास तो समय नहीं है। साथियों, ये बात, ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि समय तो सबके लिए बराबर है। हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके लिए भी 24 घंटे, भारत के प्रधानमंत्री है उनके लिए भी 24 घंटे, बड़े उद्योगपति है टाटा, उनके लिए भी दिन में 24 घंटे, अडानी, अंबानी, इन सब लोगों के लिए 24 घंटे हैं और हमारे लिए भी 24 घंटे हैं। तो फिर हम समय का रोना क्यों रोएं? समय सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम नहीं है और समय सबसे कीमती है। इसलिए हम समय की कीमत को समझें, समय की वैल्यू को समझें। समय सबसे कीमती चीज है, इसको हम गंवाए नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम चाय पीने जाते हैं तो चाय में हम कितना पैसा खर्च करते हैं? 10 रुपया, 15 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी कीमत यही है। अब समय पे आइए, समय भी ऐसा ही हमारा कीमती है। यदि मैं जो काम 10 मिनट का है उसको 1 घंटा दूंगा तो ये तो मेरा समय का अपव्यय हो गया। समय मेरा जो है मैंने गंवा दिया। तो मैं मेरी प्लानिंग में, मेरे कार्यों में समय को वैसा ही लगाऊं जैसा मैं पैसे को खर्च करता हूं। मैं चाय के लिए 2,000 5,000 रुपया कभी खर्च नहीं करता, मैं उसके लिए 10 ही रुपया खर्च करता हूं। ऐसा ही मेरा जो काम जितने समय का है उस काम के लिए मैं उतना ही समय दूं। यदि मैं 10 मिनट के काम के लिए 1 घंटा दूंगा तो ये मेरे समय की बर्बादी है। जैसा मैं पैसे को बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ वैसा ही मेरे को समय को भी बर्बाद नहीं देने होने देना है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पैसे का तो संचय किया जा सकता है, लेकिन समय का संचय नहीं कर सकते। पैसे इकट्ठा करके तिजोरी में रख सकते हैं, बैंक में जमा करके बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी लेके उसको हम संचित कर सकते हैं, लेकिन समय को बचा करके मैं किसी तिजोरी में नहीं रख सकता। जब मैं समय को बचा ही नहीं सकता हूँ तो फिर इसके एक एक क्षण, एक एक मिनट की मुझे वैल्यू करना है। और मेरी प्लानिंग मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि मैं इस समय के महत्व को समझूं और उसी अनुसार अपने जीवन में सारे कार्यों को करूं। तो साथियों, ये जो घड़ी का चित्र है ये हमें दिखा रहा है कि मेरी प्लानिंग ऐसी हो कि ये घड़ी 12 बजने के बाद 24 घंटे जब हो जाएगा
तो फिर वापस 24 घंटे नहीं लाएगी। जो अगला लाएगी वो अगला दिन होगा। साथियों, ये दूसरा हमारा जीवन मूल्य हुआ समय। मैं अब तीसरे जीवन मूल्य की ओर आपको ले चलना चाहूंगा। और वो तीसरा जीवन मूल्य है समय पर। समय पर से मेरा तात्पर्य है कि सब चीजों का एक समय होता है और सारी चीजें मुझे उस समय के अनुसार ही कर लेना चाहिए। जैसे पढ़ाई का समय, शादी का समय, बच्चों का समय, कमाने का समय और काम से निवृत्ति का समय, इन सब का समय है। और ये सारे काम मुझे अपने जीवन में इस समय के हिसाब से करना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, किंतु ऐसा नहीं हूं करूं कि मैं इस समय की जो जो हमारा चक्र है इसको बहुत आगे पीछे ले जाऊं। उदाहरण देना चाहूंगा मैं, ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे प्राइमरी शिक्षा का समय है, तो प्राइमरी शिक्षा का समय 6 वर्ष से 10 वर्ष, ठीक है। तो प्राइमरी शिक्षा इस 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। कभी आपने देखा कि कोई आदमी 1 वर्ष की उम्र में स्कूल में भर्ती हुआ? नहीं। क्या 40 साल की उम्र में पहली क्लास में भर्ती हुआ? सामान्यतः उत्तर आएगा नहीं। क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन का समय 40 साल की उम्र नहीं है। ठीक ऐसे ही शादी का समय है 25 साल या इसके आसपास, तो हमें शादी 25 साल या इसके आसपास कर लेना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा कि किसी आदमी ने 5 साल की उम्र में शादी की? नहीं, क्योंकि 5 साल की उम्र में तो बच्चे हैं, वो शादी का समय नहीं है। इसलिए 5 साल की उम्र में शादी का कोई मतलब नहीं। क्या कोई 60 साल की उम्र में शादी कभी करता है? नहीं, क्योंकि 60 साल की उम्र में तो आदमी बूढ़ा हो गया, वो उसका समय निकल गया। तो शादी का हूं, शादी का समय है मेरा 25 साल इसके आसपास। पढ़ाई का समय है 6 साल से 25 साल। कमाने का समय है 20-25 साल से 60-65 साल। और 65 साल के बाद निवृत्ति का समय है, उसके बाद में निवृत्त हो जाऊं। तो एक सफल व्यक्ति के लिए ये एक आदर्श समय चक्र है। इस आदर्श समय चक्र के हिसाब से मेरे को सब काम करना चाहिए, तो मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं सफल रहूंगा। और यदि इस आदर्श समय चक्र के हिसाब से मैंने कोई काम नहीं किया, तो फिर मेरे हाथ में पछतावा आएगा, कोई कमी रह जाएगी और मैं आगे चल के अपने आप को दुखी या असंतुष्ट महसूस करूंगा। कहा गया है, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। समय निकल गया, फिर क्या पछताना। वर्षा तब हो जब फसल सूख जाए, तो उस वर्षा का क्या मतलब है। ऐसा मैं तो अपने जीवन में भी, मैं ये अनुभव की बात बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे काम समय पर नहीं किए। ये जो जीवन मूल्य तैयार किए हैं, ये मैंने कुछ अपनी माता जी की शिक्षा से और कुछ मेरे अपने अनुभव के आधार पर और कुछ मेरे साथी सहयोगियों के अनुभव के आधार पर मैंने तैयार किए हैं। तो मैंने खुद भी बहुत सारे काम, ये मैं सत्य बता रहा हूँ, समय से नहीं किए। आज मैं कभी कभी रिग्रेट करता हूँ। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। 2017 में मैं रिटायर हुआ। 2020 में मैंने एक भोपाल में एक भूखंड खरीदा। भूखंड मैंने लिया 2600 रुपए वर्ग फीट। एक एग्जाम्पल लें, तो 2600 रुपए वर्ग फीट में मैंने 4000 स्क्वायर फीट का भूखंड लिया। करीब 1 करोड़ रुपए लग गया। ये मेरे को रिटायरमेंट में करीब इतना पैसा मिला था। पूरा पैसा उस भूखंड में लग गया। अब सारा खर्चा मैंने उस भूखंड में लगाया, क्योंकि मैंने समय पे नहीं किया। और जिनसे मैंने वो भूखंड लिया, उन्होंने वही भूखंड 2000 में 92 रुपए स्क्वायर फीट में लिया था। मतलब उन्होंने वो 3.5 लाख रुपए में लिया और मैंने 1 करोड़ रुपए में उनसे लिया। मतलब 20 साल का अंतर रहा। यदि 20 साल पहले मैं चाहता, तो मैं भी ये कर सकता था और मेरे को ये काम समय पे कर लेना चाहिए था।
यदि मैं उस समय पे करता तो मेरे को 3.5 लाख रुपए में मिल जाता। मैंने समय बाद में किया तो परिणाम आपके सामने है, 28 गुना पैसा मेरे को देना पड़ा। ऐसा ही साथियों, हमें अपने लोगों को, अपने परिचित लोगों को या हम सब को हमारे अपने काम जो है वो समय पे निपटाना चाहिए। चाहे हमारे बच्चे हों, उनके सारे काम या हमारे काम समय पे हमें करना चाहिए, तो हमें सुख का अनुभव होगा। देखिए, ये चित्र ये दिखा रहा है कि एक सेकंड के भी फ्रैक्शन में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो बाल गिरी, आप कैच नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने समय पर काम किया तो बाल आपके हाथ में होगी, परिणाम आपके हाथ में होगा, आप बाल को कैच कर लेंगे। और एक सेकंड के 100वें हिस्से को भी चुकाया तो बाल नीचे गिर जाएगी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये चित्र मुझे दिखा रहा है कि सारे काम मेरे को समय पे करना। चलिए साथियों, ये तीसरा जीवन मूल्य रहा और चौथा जीवन मूल्य है सुनना। ये चित्र में जो व्यक्ति है वो ध्यान इस मुद्रा में है कि वो सुनने के लिए बैठे हुए हैं, सुनने को तत्पर है। ऐसा कहा गया है कि अच्छा आदमी वो है जो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। हमें सुनने की आदत होना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसे बताने दीजिए, उसे अपनी बात को पूरा करने दीजिए। ऐसा अच्छा नहीं है कोई कोई आदमी अपनी बात बता रहा और हम अपनी बात बताने लग जाएं, उसकी सुने ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपनी बात कह रहा और हम उसकी आधी आधी अधूरी बात हुई और उसको काट देते हैं और अपनी सुनाने लग जाते हैं। तो ये बातें अच्छी नहीं है। जो व्यक्ति सुनाना चाहता है उसकी सुनिए, उसकी बात पूरी सुनिए, उस व्यक्ति को बहुत संतोष मिलेगा। सुनाने वाले की पहली सफलता तो इसी में है साहब कि उसने अपनी बात कह दी। आप भी कभी कहीं जाते हैं और किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो आपको बड़ा संतोष होगा कि जब आप किसी को सुना देते हैं तो आप लोग अरे वाह, मेरी बात पूरी सुन ली। अब काम हो या काम न हो, पहली सफलता इसी में है कि आपने सुना दी और आदमी खुश हो जाता है। ये आपने कई बार देखा होगा। साथियों, एक और बात बताना चाहूंगा कि वैसे भी सुनाने का पहला अवसर तो उससे मिलना चाहिए जिसने शुरू किया। जैसे आप और हम दो आदमी बैठे हैं, तो मान लीजिए मैंने शुरू की कोई बात, तो फर्स्ट चांस मेरा है कि मैं अपनी बात कहूं। आपको सुनना है, आपकी ड्यूटी सुनने की, वो मेरी सुनाने का मेरा अधिकार है। ये प्रोटोकॉल है। अब ये तो प्रोटोकॉल की बात हुई कि पहली बात, पहला अवसर उसे देना चाहिए जो जिसने बात शुरू की। दूसरा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बोलने में क्या होता है, खर्चा होता है। सुनने में क्या होगा, गेन होगा। एक प्रिंसिपल की बात है, जो सुनाएगा उसका खर्च हो रहा है। जैसा पैसा मैं खर्च करूंगा तो मेरे पास पैसे कम होंगे, तो लूजर रहूंगा। और सुनूंगा तो क्या होगा, मेरे को मिल रहा है तो मैं गेनर रहूंगा। तो साथियों, मैं जानना चाहूंगा, गेनर बनना चाहेंगे हम या लूजर बनना चाहेंगे? जब आप सर। गेनर होना चाहेंगे, लूजर नहीं, तो साथियों सुनिए, लोगों को अपनी बात कहने दीजिए, लोगों के बात बीच में काटिए मत, लोगों को पूरा सुनने दीजिए। आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। बच्चों की बात सुन लीजिए, पेरेंट की बात सुन लीजिए, पति की बात सुन लीजिए, पत्नी की बात सुन लीजिए, भाई की बात सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। उसको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वो और आपको कहेगा कि आप अच्छे आदमी हो। केवल सुनने से आप अच्छा बन जाओगे, और देना तो बाद की बात है। केवल एक काम करिए कि आप शांति से सुनिए। तो ये चित्र हमें दर्शाता है कि हम सुने।
सुनने वाला बने। अगला जीवन मूल्य है शांत। ये चित्र एकदम शांत मुद्रा में है, जो हमें कह रहा है कि शांत रहिए। शांत रहना व्यक्ति का मूल स्वभाव है। अपने मूल स्वभाव में रहिए। जब व्यक्ति अकेला होता है तो क्या उछल कूद करता है? उत्तर आपका होगा नहीं। क्या अकेला कमरे में बैठता है तो वो अकेला चिल्लाता है क्या? नहीं चिल्लाता है, वो शांत रहता है। तो व्यक्ति का मूल स्वभाव है शांत रहना। 24 घंटे में हमारा मूल स्वभाव शांत रहने का है। कुछ समय हम बोलते हैं, कुछ समय हम दूसरी प्रतिक्रिया देते हैं, पर मूल स्वभाव है शांत रहना। तो साथियों, जब मूल स्वभाव हमारा शांत रहने का है तो हम शांत रहना सीखें। सोसाइटी में, घर में, परिवार में उतना बोले जितना हमसे पूछा जाए, जितना हमसे जानना जाना जाए। उतना बोलिए, उतना कहिए जितना सामने वाले सुनना चाहता है। मूल स्वभाव में रहिए। मूल स्वभाव में जब आप रहेंगे, शांत आप रहेंगे। हमारा IOIC का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, स्वावलोकन, जो मनोहर दुबे जी, व्यास जी, ज्योत्सना जी, ये सब लोग जो है उसको चला रहे हैं। इसकी मूल थीम है शांत रहना। शांत यदि रहेंगे तो सारी समस्याओं का उत्तर मिलेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो जब शांत रहेंगे आप तो आपको सोचने का समय मिलेगा। जो आदमी शांत रहता है उसके निर्णय जो है, उसको सोचने का और मनन करने का समय मिल गया। इसलिए जिसको सोचने और मनन करने का समय मिला, उसके निर्णय सही होंगे। और जो बड़बोला आदमी होता है ना, फटाफट फटाफट बोल देता है, वो जो है मनन करने का समय उसको नहीं मिलता, उसको सोचने का समय नहीं मिलता। और जब सोचने का समय नहीं मिला और बड़बोलेपन से बोल दिया, तो उसका हो सकता है, इस बात की संभावना रहे कि उसका निर्णय गलत हो जाए। तो शांत व्यक्ति को जब समय अच्छा मिलता है तो उसके निर्णय सही होंगे। और जो बड़बोला आदमी होगा, उसके जो उसको समय कम मिलेगा सोचने और मनन करने का, तो उसके निर्णय जो है वो गलत होने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। इसलिए साथियों, शांत रहे। शांत यदि आप रहेंगे तो सारी समस्याएं आपकी हल होती चली जाएगी। सारी समस्याओं के उत्तर आपको मिलेंगे और शांत रहने से एक सुकून मिलेगा, ऊर्जा का संचय होगा। आप प्रयोग करके देखिए। स्वावलंबन कार्यक्रम में 15 मिनट शांत रह करके मनन करने के लिए कहा गया है। आप अपने जीवन में प्रतिदिन 15 मिनट एकांत में शांत रहकर सोचिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर से निकल के आ जाएंगे। आपके पास सब है, केवल आप अशांत भरे। आप देखिए आपके पास क्या कमी है। दुनिया में आपको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन शांति नहीं मिली है। बस इस एक चीज के कारण हम भटके हुए हैं। अब मेरा ये कहना है कि आप यदि शांत रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल गया और सारी समस्याओं का समाधान भी आपके पास आ जाएगा। इसलिए इसको प्रयोग करके देखना। मेरा आज एक अंतिम, इसी 5वें जीवन मूल्य में यही आपसे विनती है कि आप शांत रहने का प्रतिदिन 15 मिनट का अवसर दें, जो कि स्वावलोकन कार्यक्रम की भी थीम है। तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। साथियों, आज पहला दिन था, तो मैं 101 जीवन मूल्य में से 5 जीवन मूल्य ही आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूं। आगे अवसर मिलने पर मैं आपको पूरे 101 की श्रृंखला तक ले जाऊंगा
और उसकी 101 की श्रृंखला तक ले जाने के बाद फिर आपके हाथ में है कि आपको ये जीवन मूल्य जो सकारात्मक 65 है उन पे अमल करके सकारात्मक ऊर्जा लाना है, और जो नकारात्मक 36 जीवन मूल्य है उनको त्याग करके एक सुकून अपने जीवन में लाना है। ये निर्णय आपके हाथ में रहेगा। ये चित्र जो है ये एक, इसमें मैं आगे भी बताऊंगा, अभी केवल ये एक पहला चित्र है। ये कह रहा है कि जब आपके पास जीवन मूल्यों पर आप अमल करेंगे तो जो सूर्य है ये हमें कुछ कहता है। ये न्यूक्लियर पॉइंट पे सूर्य है और ये सूर्य जो है अक्षय है, अपरिमित है, इसकी ऊर्जा अनंत है, ऊर्जा का ये भंडार है, और इसका चक्र चल रहा है आपको ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अनवरत चक्र है। तो ये सूर्य घूम रहा है, ऊर्जा का अपरिमित अक्षय अनंत भंडार है। ऐसा ही इन जीवन मूल्यों को अपनाने से आपके जीवन में भी एक ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और जैसे सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, ऐसे आपके जीवन की ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होगी, सकारात्मक ऊर्जा। और आप में आपका मनोबल जो है वैसे अक्षय, अपरिमित, अनंत ऊर्जा का भंडार बना रहेगा। साथियों, अब आपके प्रश्न हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो काफी नमस्कार। अच्छा आपने सभी जीवन मूल्य के बारे में बताया था, लेकिन मेरा एक दिस टाइप ऑफ थिंग, आपको रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपने इतने बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे हैं, तो इस टाइप का सोचते सोचते हैं तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले पाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे इससे लगा था, क्योंकि हम भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ हार्श डिसीजन लेना पड़ता है। ऑल्दो हम इसी लाइन पे जाना हो, तो कैसे चला है आपका एडमिनिस्ट्रेशन में? अभी तो आपने 5 बताया, 101 तक कब तक इंतजार कर पाएंगे हम लोग, ऐसे सोच रहा हूँ। आपके एक पैरामीटर हमारे जीवन में, जैसे आपने जानना चाहा, कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत रखिए और जीवन में कुछ आपके जीवन के मूल्य जो सकारात्मक और अच्छे मूल्य हो उन पे आप चलिए। आपकी सारी राह जो है वो आसान होती चली जाएगी। और यदि हम, हमारे कोई प्रिंसिपल नहीं होंगे, हमारे अपने कोई सिद्धांत नहीं होंगे, और ये जो कॉमन जीवन मूल्य है सब वो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, उन पे यदि हम नहीं चलेंगे तो हमारा आगे का मार्ग जो है वो कठिनाइयों भरा होता है। और ये कॉमन बात है, जीवन में भी यही है। चाहे हम घर में रहें, चाहे गृहिणी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हम काम करें, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, कोई भी आदमी हो, वो पैरामीटर से चलेगा, एक सिद्धांतों पे चलेगा, तो उसकी पूरी जीवन जो है, पूरी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, और मार्ग अपने आप आपको फूलों का मार्ग आगे मिलेगा, कांटों का नहीं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, आपने सुनने पे ज्यादा जोर दिया है कि हमको सुनना चाहिए। तो सडनली मैंने ये सोचा कि अगर ये पूरे अपन एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड इमेजिन करते हैं जहाँ पे बस लोग बस सुन रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, बस सुनने में ही सारे इंटरेस्टेड हैं, तो कैसी होगी मतलब वो दुनिया? मतलब कोई बोल नो ही नो नहीं नो नो रहा, नो नो जस्ट। नो नो नो, आप एब्सोल्यूट पे चले गए। हाँ। मतलब एब्सोल्युटली ये नहीं हो कि हम्म, आप सुने। सुने, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप और मैं, जब दो आदमी बोल रहे हैं, जिसे आपने प्रश्न कर रहे थे, तो मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं आपका प्रश्न ही पूरा ना होने दूं और बीच में बोलने लग जाऊं। मैं आपकी बात को काट दूं और कहने नहीं दूं। आप किसी के सामने अपनी प्रश्न समस्या लेके जाएं और आप सुनाना चाहते हैं और सामने वाला सुने नहीं, इस पे मेरा जोर है। ऐसा नहीं है कि हम मौन रहे पूरे 24 घंटे 365 दिन, तो यस वो सर, मौन की बात मैं नहीं कर रहा। मैं यस सर। सुनने और सुनाने में मैंने ये कहा है कि दो व्यक्ति के बीच में जब वार्तालाप हो रही है तो उसके प्रोटोकॉल का पालन हो। मैंने कहा भी है कि प्रोटोकॉल है। पहला, जो सुनाने का प्रस्ताव दिया
उसको पहला मौका, और फिर आप अपना कहिए। उत्तर तो आपको देना है, बोलना आपको है। एब्सोल्यूट वे में मैं नहीं कह रहा हूं कि मुंह बंद और केवल कान ही खुले। नो 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 नो, सुने भी सुनाए यस भी, सर, यस सर। लेकिन डिसिप्लिन वे में। मर्यादा क्या है उसका पालन करें, तब आनंद आएगा। नहीं तो जो सुनाने आया, मैं राहुल मिश्रा जी को कुछ कहना चाहता हूँ, सुने ही नहीं, तो बाद में मैं कहूंगा अरे राहुल मिश्रा बेकार का आदमी है यार, सुनता ही नहीं है। तो ये यस, यस मेरा सर, मेरा मेरा व्यू बनेगा आपके प्रति। और यदि यस सर। यदि आपने सुन लिया तो मैं बाहर जाके बोलूंगा, अरे राहुल बहुत अच्छा आदमी, आप तो डॉक्टर हो राहुल जी। आप पेशेंट को जब सुनते हैं तो पेशेंट बाहर जाके कहता है अरे डॉक्टर बहुत अच्छा है, भले ही वो ठीक करे ना करे, भले ही उसके हाँ हाँ। प्रिस्क्रिप्शन ठीक हो नहीं हो, व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। लेकिन यस आपने सर। सुन लिया ना, तो पेशेंट आधा ठीक हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। और यदि पेशेंट को आप सुने नहीं और डांट फटकार चालू हो गई, तो कहेगा बेकार डॉक्टर, अब अगली बार इसके यहाँ जाना ही नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ, यस अंडरस्टैंड। सर, यस सर, सर सर, थैंक यू सो मच सर, इतने इतने थैंक यू, अमूल्य। थैंक यू। यस सर, यस। जैसा कि आपने बताया, समय सबके लिए बराबर है, और फिर भी आजकल देखा जाता है तो ज्यादातर लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी बोलते हैं समय नहीं है, और जो ऑलरेडी जॉब में है वो व्यस्त हैं तो वो बोल रहे हैं समय नहीं है। बच्चों से पूछा जाए तो वो बोलते हैं समय नहीं है। तो हम किस आधार पर खुद भी समझें और आज की पीढ़ी को भी समझा पाए कि भैया समय का मैनेज मापन कैसे करें, अपन किस तरह से उनको प्रेरित करें सर? देखिए, ये जीवन मूल्य वही जो अभी आपने आप ही ने प्रश्न, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर नहीं थे। आपने ये प्रश्न किया कि बच्चे कहते हैं समय नहीं, जो आदमी का कोई काम नहीं वो भी कहता है समय नहीं, बच्चे भी कहते हैं समय नहीं। मैं आपको वो जीवन मूल्य जो है समय वाला इसीलिए लाया कि देखो, समय तो टाटा जी के पास भी 24 घंटे का है, साल में 365 दिन। लेकिन टाटा जी कब से देश की सेवा कर रहे हैं और सारे काम उनके हो रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं हो? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटे हैं, और वो पूरी विश्व की पहले नंबर की शक्ति बने हुए हैं, और वो उनके भी सारे काम हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सोचो कितना बिजी होता होगा, लेकिन उनके भी सारे काम हो रहे हैं। और तो जब ये बड़े बड़े लोगों के सारे काम हो रहे हैं, तो मेरे छोटे से आदमी के काम 24 घंटे में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आप जीवन मूल्य पे सोचिए और फिर अमल करिए आप। और मैंने नहीं कहा अभी आपको कि चाय पीने के लिए 1000 रुपया खर्चा नहीं करते हो, चाय पीने के लिए 10 रुपया देते हो। तो ऐसे ही भैया, कपड़े की प्रेस करने के लिए 3 घंटा प्रेस लगाओगे क्या? नहीं। समझ गए ना? किसी चीज को करने जी के लिए जी। उतना ही समय करो जितना उस चीज के लिए रिक्वायर्ड है। समय ही समय आपके पास। राजीव जी, अगला प्रश्न। धन्यवाद आपको द्विवेदी जी। नमस्कार साहब। मैं ये बोलना चाहता हूँ सब, व्यवहारिक जीवन में सामान्यतः ये होता है, जहाँ तक सत्य की बात है, हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ एक दो उदाहरण दूंगा। जैसे किसी रिश्तेदार ने पैसे मांगे, तो मेरा पूर्व पूर्व अनुभव भी रहे, तो हमने पैसे तो दे दिए, संबंध से भी गए, पैसे से भी गए। तो अब उसको ये बोलना पड़ता है कि पैसे नहीं है होते हुए भी, ये असत्य बोलने। इसी तरीके से कोई रिश्तेदार हमें कोई कार्यक्रम में बुलाता है, तो हम उनको, चूंकि अब हर कार्यक्रम में जा नहीं सकते हैं, तो हम जानबूझ करके उनको बोलते हैं कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, जबकि मुझे छुट्टी मिल सकती है, मैं जाना नहीं चाहता। ऐसे असत्य बोलना पड़ते हैं व्यवहारिक जीवन में। आ, पाटीदार जी, आपका बात जो है वो अपनी जगह सही है। मैंने सत्य वाले में पहले ही ये कहा भी है। मैंने पहली चीज तो देखो, सत्य बता देना तो कोई बुराई नहीं है, और सत्य तो परम सत्य ही होता है। और यदि हम पैसे है, इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि ये मत कहो कि मेरे पास पैसे नहीं है। यदि हम देना नहीं चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि यार नहीं नहीं, अभी मेरी आवश्यकता जो है, मेरे पास जितने हैं उससे बड़ी भी है, मेरे को भी काम है, और इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। कहने का तरीका अलग हो सकता है। मैं
और दूसरा जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ कार्यक्रम में बुलाया है, तो बुलाया और जाना और हमारा भाव रखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप देखो, आप नहीं जा पा रहे, कभी बुरा नहीं मानता है आदमी, लेकिन आपका भाव उनके प्रति कैसा है। उसने बुलाया प्रेम से, और आपने दो शब्द उनको कहना, फोन करना, बताना, परिस्थिति बताना, और अच्छे मन से बोलना, आदमी गदगद हो जाएगा। और आप अभी मैं आगे आगे जीवन मूल्य बताऊंगा कि मृदु संभाषण, आदमी अरे तेरे जी कार्यक्रम में मैं नहीं आता, आप इसे ऐसा बोला, अरे क्या तेरा कार्यक्रम में आना ही मेरे पास और काम नहीं है क्या, ऐसा बोल दोगे तो बुरा मान जाएगा। लेकिन आप कहोगे जी नहीं नहीं यार, मेरे को ऐसा है यार, अब मैं क्या, ऐसा चीज है तो मेरे को क्षमा करना और मेरी शुभकामनाएं, तो ऐसा नहीं है। और फिर मैंने एक बात और कही है कि जहां तक संभव हो सके, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, ये तो भैया जी जी जीवन है। और इस जीवन में धर्मराज को भी उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने भी कहा, धर्म की और धर्म की विजय के लिए उन्होंने कहा कि बोलो धर्मराज, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। और उन्होंने बोला, और फिर नरोवा कुंजरोवा और नगाड़े बजा दिए दूसरे लोगों ने। तो उन्होंने जो सत्य बोला वो अर्ध सत्य था या अर्ध असत्य था, और उनका सोसाइटी के लिए। तो ऐसा जब परम कल्याण हो, कोई कसाई हो गाय मारने वाला हो, और जैसे अपन कहे कि वो गाय किधर गई बताना रे, और वो उसको मार रहा हो, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं इधर नहीं गई उधर गई। तो ये जो सत्य बोलना आपका, ये जी उस सत्य के उद्देश्य को ही आगे बढ़ा रहा है, जी न कि असत्य को। आपने झूठ बोल दिया कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो झूठ अंततः सत्य के मार्ग पर है। ठीक है ना, कोई बात जी नहीं, जी प्रयास करिए आप। नहीं, मैं समझ गया धन्यवाद सर, क्या मतलब जी। हमें जो है सत्य भी उसी बोलना भी, जो भी चीज है वो ऐसे बोलना चाहिए कि जिससे सत्य का भी भाव रहे। भाव रहे, वेरी राइट। जी, धन्यवाद। पाटीदार जी, जैसे आपने पहला वो बात कही थी ना कि जिस व्यक्ति ने आपको एक बार पैसे दिए और दोबारा मांग रहा है, उससे तो बोला ही जा सकता है कि आपने पुराने तो लौटाए नहीं, मैं आपको कैसे दे दूं फिर से, मैं नहीं दे सकता आपको। तो उसमें तो साफ साफ भी बोलने में नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जी जिस जी व्यक्ति ने पहला पैसा नहीं लौटाया उसको दोबारा कैसे दे सकते हैं, उसको तो बोला ही जा सकता है। जी जी तो आपका भय है कि नहीं बोल सकते, आप बोल देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा और उसको भी समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं मांगेगा आपसे।